नमस्कार मित्रों। पिछले व्याख्यान में हमने प्लेटो के साम्यवाद एवं आधुनिक मार्क्सवादी साम्यवाद में तुलनात्मक अध्ययन किया था, जिसके तहत हमने इन दोनों साम्यवादों में समानता के कुछ बिंदु देखे थे और यह पाया था कि इन दोनों साम्यवादों में काफ़ी समानता है। आज हम उसी कड़ी के तहत प्लेटो के साम्यवाद एवं आधुनिक मार्क्सवादी साम्यवाद का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए यह जानने की कोशिश करेंगे कि प्लेटो के साम्यवाद एवं आधुनिक साम्यवाद में क्या क्या भिन्नताएं हैं, इनमें क्या क्या मौलिक अंतर हैं। मित्रों, मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्लेटो के साम्यवाद एवं आधुनिक मार्क्सवादी साम्यवाद में समानताएं कम एवं असमानताएं बहुत ज़्यादा तथा बहुत व्यापक हमको दिखाई देती हैं। प्रथम दृष्टया तो इनमें काल का ही बहुत अंतर है। जहाँ प्लेटो का साम्यवाद लगभग 2300 वर्ष पुराना है, वहीं आधुनिक साम्यवाद जिसकी घोषणा मार्क्स ने 19वीं सदी में की थी और यह 20वीं सदी के प्रारंभ में हमको व्यवहारिक रूप में देखने को मिलता है, तो इन दोनों साम्यवादों में काल का बहुत अंतर है। 20वीं सदी में 1917 में रूस में जब बोल्शेविक क्रांति हुई तो वहाँ पहली बार दुनिया में कहीं साम्यवाद का बीज रोपित हुआ। इसी कड़ी के तहत हम आज दोनों साम्यवादों में जो जो मुख्य अंतर हैं उनका अध्ययन करेंगे और इनके जो असमानताएं हैं वह बहुत व्यापक हैं। पहला, प्लेटो का साम्यवाद अधूरा है, जबकि आधुनिक मार्क्सवादी साम्यवाद पूर्ण साम्यवाद है। जहां प्लेटो अपने साम्यवादी सिद्धांत को संरक्षक वर्ग तक ही सीमित रखता है, वहीं मार्क्स इस प्रकार का कोई प्रतिबंध समाज पर नहीं लगाता। वह कहता है कि साम्यवाद संपूर्ण समाज में एक साथ आएगा और यह एक क्रांति के रूप में होगा, एक जबरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में होगा। दूसरा बिंदु, प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक था, क्योंकि प्लेटो अपने साम्यवाद के माध्यम से एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था, जिसके शीर्ष पर वह दार्शनिक राजा को स्थापित करता है। वहीं मार्क्स के साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक है। मार्क्स कहता है कि समाज की जितनी भी बुराइयां हैं, समाज की जितनी भी समस्याएं हैं, उनकी जड़ आर्थिक असमानता में है। जब आर्थिक असमानता को समाप्त कर दिया जाएगा तो समाज में सर्वहारा वर्ग की एक क्रांति होगी और सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व उभर कर सामने आएगा। तो मार्क्स अपने साम्यवादी सिद्धांत को आर्थिक दृष्टिकोण से स्थापित करता है। प्लेटो के साम्यवाद के द्वारा न्याय की स्थापना का उद्देश्य रहा। आपने देखा होगा कि प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया, उसके दो आधार स्तंभ उन्होंने बताए, एक तो शिक्षा का सिद्धांत और एक साम्यवाद का सिद्धांत। यानी इन दोनों माध्यमों से वो समाज में न्याय स्थापित करना चाहता था। वहीं मार्क्स का इस प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है। मार्क्स समाज में साम्यवाद के माध्यम से समानता स्थापित करना चाहता है। वह चाहता है कि समाज में कोई गरीब अमीर, कोई शोषित वर्ग नहीं रहे, कोई भी वंचित वर्ग नहीं रहे। तो मार्क्स अपने साम्यवादी सिद्धांत के माध्यम से समाज में समानता स्थापित करना चाहता है। प्लेटो समाज में 3 वर्गों को बनाए रखता है। प्लेटो कहता है अपने सिद्धांतों में कि समाज में मानवीय विवेक के आधार पर, मानवीय लक्षणों के आधार पर 3 वर्ग होंगे: दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। और वह समाज में इन तीनों वर्गों के अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है। जबकि मार्क्स वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की बात करता है। मार्क्स कहता है कि समाज में किसी भी प्रकार का कोई वर्ग नहीं होगा और ना कोई राज्य होगा। अंत में यानी वह राज्य विहीन समाज की भी बात करता है।
प्लेटो अपने साम्यवादी सिद्धांत में दार्शनिक वर्ग को विशेष स्थान देता है। वह राज्य की संपूर्ण शक्तियों का केंद्र दार्शनिक राजा को बनाना चाहता है और दार्शनिक वर्ग को विशेष महत्व देता है, जबकि मार्क्स श्रमिक वर्ग को विशेष महत्व देता है और वह कहता है कि आने वाला समय श्रमिकों का यानी मजदूरों को होगा और सर्वहारा वर्ग समाज में सत्ता की सहभागिता में उभर कर सामने आएगा। तो वो श्रमिक वर्ग को विशेष महत्व देता है। प्लेटो का साम्यवाद नगर राज्य तक सीमित था। प्लेटो जहाँ छोटे छोटे नगर राज्य एथेंस, स्पार्टा या यूं कह दीजिए उससे भी छोटे छोटे नगर राज्यों की बात करता है और उन्हीं में वह अपने साम्यवादी सिद्धांत को, दार्शनिक राजा के सिद्धांत को, शिक्षा के सिद्धांत को स्थापित करता है। जबकि मार्क्स का साम्यवाद वैश्विक है। मार्क्स कहता है कि पूरा युग परिवर्तित हो जाएगा और यह समाज का अगला चरण होगा जिसमें साम्यवाद की स्थापना होगी और सर्वहारा वर्ग का अस्तित्व उभर कर सामने आएगा। यानी ये वैश्विक क्रांति होगी, ये इसको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, ये बहुत व्यापक रूप से उभर कर आएगी। और ऐसा हुआ भी। आपने देखा होगा कि रूस में साम्यवादी व्यवस्था उभर कर आई, फिर चाइना में, क्यूबा, उत्तरी कोरिया और जो सोवियत संघ से अलग हुए राज्य उनमें बहुत से राज्यों में साम्यवादी व्यवस्था का अस्तित्व था। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जहाँ प्लेटो का साम्यवाद छोटे छोटे नगर राज्यों तक सीमित था, वहीं मार्क्स का साम्यवाद वैश्विक है। प्लेटो अपने साम्यवाद में वर्ग सहयोग की बात करता है। वह कहता है कि समाज के तीनों वर्ग आपस में मिलकर दार्शनिक राजा यानी आदर्श राज्य की व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करेंगे और इनमें समाज के तीनों वर्गों की मुख्य भूमिका होगी। जबकि मार्क्स कहता है कि साम्यवादी अवस्था का चरण जब आएगा तो उससे पूर्व वर्ग संघर्ष होगा। वर्ग संघर्ष किसके बीच में होगा? शोषक और शोषित वर्ग के बीच में होगा और इन दोनों वर्गों के टकराव से शोषित वर्ग जिनका शोषण किया जा रहा है वह विजित होगा और वह सत्ता में मुख्य सहभागी बनकर उभर कर सामने आएगा। यानी वह वर्ग संघर्ष की बात करता है और वह वर्ग सहयोग की कहीं कोई जिक्र नहीं करता कि समाज में जहाँ शोषक और शोषित वर्ग होगा वहाँ टकराव अपेक्षित है और इन दोनों वर्गों में भयंकर टकराव होगा। उसके बाद में सर्वहारा वर्ग की क्रांति होगी और सर्वहारा वर्ग का अस्तित्व उभर कर सामने आएगा। प्लेटो शांति से साम्यवाद की स्थापना करना चाहता है। प्लेटो कभी भी अपने सिद्धांतों में क्रांति की बात नहीं करता। वह समाज को विश्वास में लेकर और समाज को एक तरह से आइडियल स्थिति में लाकर वह साम्यवाद स्थापित करना चाहता है और ये सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से वह करना चाहता है। जबकि मार्क्स कहता है कि मेरा जो साम्यवाद होगा वह समग्र क्रांति के माध्यम से आएगा। यानी समाज में व्यापक रूप से क्रांति होगी और शासन व्यवस्था पूंजीवाद से समाजवाद और समाजवाद से साम्यवाद में परिवर्तित हो जाएगी। उन्होंने समाज की 6 अवस्थाएं बताई। आदिम साम्यवादी युग, फिर उसके बाद दास युग और उसके बाद में उन्होंने जो अगला युग बताया वह था सामंत युग और फिर पूंजीवादी युग। और पूंजीवादी युग मार्क्स के समय था और मार्क्स ने उसी समय घोषणा की थी कि अगला जो चरण होगा वह समाजवाद होगा और उसके बाद में साम्यवाद आएगा और वह साम्यवाद आदिम साम्यवादी युग के समान होगा। तो ये प्लेटो जहाँ शांति की बात करता है वहीं मार्क्स क्रांति की बात करता है। प्लेटो परिवार विषयक साम्यवाद का समर्थन करता है। प्लेटो कहता है कि परिवार विषयक साम्यवाद होगा, यानी संरक्षक वर्ग का अपना कोई निजी परिवार नहीं होगा और न ही उनकी अपनी कोई निजी संतान होगी। जबकि मार्क्स परिवार की कहीं अपने साम्यवाद में बात नहीं करता, वह परिवार को इसमें नहीं घसीटता। प्लेटो के साम्यवाद का आधार नैतिकता है, जबकि मार्क्स के साम्यवाद का आधार भौतिकवाद है। वह भौतिकता से हर चीज को तुलना करता है और उसी के आधार पर वह हर चीज को उस पैमाने पर कसने का प्रयास करता है। तो मार्क्स के साम्यवाद का आधार भौतिकवाद है। मार्क्स राजनीतिक
आर्थिक एवं सर्वहारा वर्ग को आपस में जोड़ता है। वह कहता है कि ये कड़ियाँ अलग अलग नहीं है, राजनीतिक, आर्थिक और सर्वहारा वर्ग अलग अलग नहीं है, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। और अंत में साम्यवाद आएगा और साम्यवाद में सर्वहारा वर्ग की सत्ता होगी और आर्थिक व्यवस्था भी सर्वहारा वर्ग के हाथों में होगी। तो वो तीनों को जोड़ता है, जबकि प्लेटो इन सभी को अलग अलग फ्रेम में रखता है। वह कहीं भी समाज को और आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को एक फ्रेम में रखने की कोशिश नहीं करता, यानी वो तीनों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। नेटलशिप के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है। वह इसमें केवल अभिभावक वर्ग को ही शामिल करता है, उत्पादक वर्ग को नहीं। यानी नेटलशिप प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद की संज्ञा देता है और कहता है कि वास्तव में इसमें उत्पादक वर्ग को वंचित रख दिया गया, तो यह अधूरा साम्यवाद है। जबकि मैंने आपको बताया कि मार्क्स का साम्यवाद तो पूर्ण है, क्योंकि उसमें संपूर्ण समाज की सहभागिता की बात की जाती है। बार्कर के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद वैराग्य उत्पन्न करता है, क्योंकि प्लेटो ने अपने साम्यवादी सिद्धांत में परिवार विषयक साम्यवाद की भी बात की, और परिवार विषयक साम्यवाद में वह संरक्षक वर्ग को परिवार से वंचित रखता है। वह कहता है कि ना कोई किसी का पति पत्नी होगा, ना कोई किसी के बच्चे होंगे, और सब लोग सामूहिक रूप से विवाह की स्थिति में रहेंगे। तो ये अपने आप में वैराग्य उत्पन्न करता है। इसी प्रकार प्लेटो कहता है कि किसी भी व्यक्ति की अपनी कोई निजी चल अचल संपत्ति नहीं होगी। तो जब संपत्ति नहीं होगी, जब परिवार नहीं होगा, तो ये तो वैराग्य की स्थिति को दर्शाता है। तो प्लेटो का साम्यवाद मनुष्य में वैराग्य उत्पन्न करता है, ये आप लोगों को समझना होगा। ये बार्कर कहते हैं, और ये कई बार क्वेश्चन आए भी कि प्लेटो का साम्यवाद वैराग्य उत्पन्न करता है, ये किसने कहा। एक प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इस प्रकार आप लोगों को ये ध्यान रखना है मित्रों कि इन दोनों साम्यवादों में का अगर हम अध्ययन करते हैं तुलनात्मक, तो हमको समानताएं कम और असमानताएं अधिक और व्यापक नजर आती है। क्योंकि समानता हो ही नहीं सकती। एक तो युग की समानता नहीं है कि युग बहुत, क्योंकि एक तो बहुत प्राचीन युग जिसको हम प्राचीन युग कह सकते हैं, और एक बिल्कुल आधुनिक युग है। तो दोनों में एक तो समय काल का ही बहुत अंतर है, दूसरा दोनों की पृष्ठभूमि में अंतर है, दोनों के विचारों में बहुत मौलिक अंतर है। तो इस प्रकार इनमें जो असमानता है वह बहुत व्यापक है। ये आप लोगों को, अब इससे आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आपने मेरे व्याख्यान को ध्यान से सुना।